हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। आज की इस क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम का तीसरा मेथड हम लोग लेने जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल इनकम को पढ़ते पढ़ते हमारा लेक्चर नंबर 9 आ गया है बेटा। तो आज की इस क्लास में जो बच्चा नया है वो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से देखो। एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है बेटा। तो लेक्चर नंबर 1 से ही देखना अगर आप आज पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हो तो। और अगर आप सब पुराने हो, आप मेरी लेक्चर नंबर 1 से देखा है तो आप सबको बताए बेटा प्लीज लेक्चर को पूरा जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो है स्किप कर जाता हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा, पूरा जरूर देखना। ठीक है, पता नहीं कब कौन सी जो है कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ जाए जो आपका पहले क्लियर ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा जरूर देखना बेटा। तो आज के इस मेथड में हम लोग जो मेथड लेने जा रहे हैं उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड। आप इसको वैल्यू एडेड मेथड बोल सकते हो, आउटपुट मेथड बोल सकते हो और प्रोडक्ट मेथड भी इसको बोल सकते हो। इस मेथड का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम को हम जो है कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन से, कि एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे हम पता लगाएं उस पर्टिकुलर देश की नेशनल इनकम को। क्योंकि अभी तक हमने दो मेथड पढ़े, उसमें पहला मेथड हमने देखा कि हम वहां पता लगा रहे हैं इनकम मेथड से उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम को। फिर हमने एक्सपेंडिचर मेथड मतलब खर्चों से पता लगाया उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम के बारे में। अब हम जितना उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उससे भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब उससे हम पता लगवाएंगे बेटा। तो देखो बेटा, वैल्यू एडेड में आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, जैसे वैल्यू एडेड से हम लोगों को जो है निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में टोटल आउटपुट आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू एडेड को जीवीए एमपी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? जीवीए एमपी। और ये जीवीए एमपी को जीडीपी एमपी बोला जाता है बेटा। ठीक है, जीडीपी एमपी बोला जाता है। मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मींस हमारे देश के अंदर जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, जितना टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री में किया जा रहा है, उसे या तो आप ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बोल सकते हो या फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलोगे। ग्रोस यहां पर टोटल से रिलेट करता है, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब की प्रोडक्शन को अगर टोटल कर दिया जाए तो वो हमारा जीडीपी एमपी बन जाएगा, और जीडीपी एमपी जीवीए एमपी भी कहलाता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद आता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको ग्रोस वैल्यू जो है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया जीवीओएमपी। इज दैट क्लियर बेटा? और इंटरमीडिएट कंजप्शन इंटरमीडिएट ही कहलाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर किस चीज की? वैल्यू ऑफ आउटपुट की, और हम यहां पर बात करेंगे बेटा इंटरमीडिएट कंजप्शन की। भाई इनमें आपको क्या क्या चीजें लेनी है और क्या चीजें नहीं लेनी है। इज दैट क्लियर बेटा? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को ना मैं सेल्स बोलना चाहता हूं बेटा। ये सेल्स है बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या है? सेल्स है। ठीक है, अब सेल्स हमारे पास गिवन है। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है ना, अब सेल्स में से रॉ मटेरियल निकल जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू एडेड आ जाएगा, या फिर मैं उसको बोलूं जीवीए एमपी आ जाएगा, या मैं उसको बोलूं जीडीपी एमपी आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब सेल्स में आपको मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको सेल्स में क्या क्या ले सकते हो बेटा?
तो आप डोमेस्टिक सेल ले सकते हो। डोमेस्टिक सेल्स में गवर्नमेंट की सेल्स, ठीक है ना, किसी प्राइवेट प्राइवेट फर्म्स की या हाउस होल्ड्स की, इन सब की जो है सेल्स में इंक्लूड होता है बेटा। और साथ ही साथ में बेटा एक्सटर्नल सेल जिसमें एक्सपोर्ट लोगे बेटा। मैं आपको उसको बताता हूं, देखो देखो कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है बेटा। इसमें सेल्स आएगी बेटा आपकी, ठीक है ना, सेल्स चाहे गवर्नमेंट करे चाहे कोई प्राइवेट पर्सन ही क्यों ना करे, ठीक है बेटा। इसमें आपको जो है एक्सटर्नल सेल्स लेनी है बेटा, मींस एक्सपोर्ट लेना है, ठीक है। क्या लेना है बेटा? एक्सपोर्ट लेना है। प्लस इसमें आपको जो है चेंज इन स्टॉक लेना है। इज दैट क्लियर बेटा? क्या लेना है आपको? चेंज इन स्टॉक लेना है। और इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी है बेटा, और वो करनी है गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको तीन चीजें चाहिए, सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स, ये तीसरी और चौथी। ये चार चीजें अगर आपको मिल गई तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ टोटल सेल दे रखा है, उसके बाद में भी आपको जो है यहां पर कुछ नहीं दे रखा है, तो सेल्स ही आपकी मानी जाएगी बेटा इसके अंदर। फिर आपको अलग से कोई एक्सटर्नल सेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये चार चीजें अगर आपने ऐड कर दिया बेटा तो आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में बेटा? ऐसे बेटा इंटरमीडिएट कंजप्शन में है बेटा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या होता है? आप परचेज कर रहे हो, बट आपको यहां पर परचेज सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट, अगर हम कोई चीज, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प कर रही हो, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। बट बेटा यहां पर अगर आप कोई चीज जैसे फिक्स एसेट्स या कैपिटल लेकर आते हो तो वो ऐड नहीं होगा इसमें। अगर आप कोई मशीन इंपोर्ट करते हो तो वो ऐड नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो कोई रॉ मटेरियल, वो इसमें जरूर ऐड हो जाएगा बेटा। बट कोई मशीन, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसमें हमें परचेज लेना है बेटा। क्या लेना है बेटा? परचेज, जो भी रॉ मटेरियल का है बेटा। और आप चाहो तो इसमें अगर इंपोर्ट गिवन हो आपके पास में, क्या गिवन हो बेटा? इंपोर्ट, तो वो आप इसमें ले सकते हो बेटा। तो ये ऐसा आप करोगे तो आपके पास में इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा। बट दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है कि आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा। परचेज से रिलेटेड मतलब यह है कि आपने क्या रॉ मटेरियल और कितना रॉ मटेरियल और कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया है, सिर्फ वही वैल्यूज इसमें ली जाएगी इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा? तो दो चीजें आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन में चाहिए बेटा। ये दो चीजें अगर गिवन है तो आप ऐड कर देंगे, दोनों में से एक भी है तो वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही हिस्सा माना जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? हाँ बिल्कुल, परचेज जो होगा ना बेटा वो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों ही लेना है बेटा इसमें, ठीक है। अगर टोटल परचेज गिवन है बेटा तो फिर उसमें कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ परचेज ही ले लेना, क्योंकि उसी परचेज के अंदर हम लोग मान लेंगे कि इसमें डोमेस्टिक परचेज और एक्सटर्नल परचेज दोनों ही इंक्लूडेड है। बट हमेशा मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा आप लोगों से, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम लोग जो है इंटरमीडिएट के अंदर कोई भी फिक्स एसेट्स की परचेजिंग की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? हम यहां पर इंटरमीडिएट कंजप्शन ले रहे हैं, इसको सीधा सीधा आपको यह मानना है रॉ मटेरियल। अगर किसी भी रॉ मटेरियल की परचेजिंग हो रही है वो इंटरमीडिएट का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज परचेज किया जा रहा है बिजनेस में, वो कोई मशीन हो सकती है या वो कोई लैंड हो सकता है, तो वो ऐड नहीं किया जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा? आगे आपको समझ में अच्छे से? चलो अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम इसमें वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपका जीवीए एमपी आता है तो वो जीडीपी एमपी के बराबर है बेटा। आप चाहे जीवीए एमपी बोलो मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलो, चाहे आप जीडीपी एमपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलो, दोनों बराबर है।
बट क्योंकि हमें इससे फर्दर चीजें निकालनी होती है, जैसे हमें एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं, एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं, जीएनपीएमपी निकाल सकते हैं, तो आपको जो भी निकालना है तो हमने तो इससे सीखा है सर, तो इसलिए अगर जीवीएमपी बराबर जीडीपीएमपी कर लेना, उससे फिर आप आगे निकाल सकते हो। देखो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर चलो मेरे पास में एक क्वेश्चन है, लिखा है कि आपको जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट जीडीपीएमपी एंड जीडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास में कुछ चीजें दे रखी बेटा, जैसे कि सेल्स बाय ए, सेल्स बाय ए ये दे रखी बेटा 200, कि सेल्स बाय ए है, बाय ए मतलब ए के द्वारा सेल्स की गई है 200, ठीक है। परचेज फ्रॉम बी, दूसरा है परचेज किया गया है फ्रॉम बी से, किसके द्वारा, ए के द्वारा, और कितना परचेज किया गया बेटा, 80 परचेज किया गया, तो 80 मैंने यहां पर लिख दिया। तीसरा परचेज फ्रॉम ए बाय बी, तो फिर यहां पर दोबारा से क्या हुआ, परचेज किया गया फ्रॉम ए से, किसके द्वारा, बी के द्वारा, और कितना है बेटा उसका 120 है, तो ये मैंने 120 यहां लिख दिया। उसके बाद में बेटा फोर्थ है सेल्स बाय बी, क्या है बेटा फोर्थ, सेल्स बाय बी, और वो कितना है बेटा, और वो सेल्स बाय बी है 400, ये मैंने 400 लिख दिया बेटा। फिफ्थ मेरे पास में है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए मेरे पास में है 40, ठीक है। और यहां पर सिक्स्थ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी, वो है मेरा 50। इज दैट क्लियर बेटा, आ रहा है समझ में। उसके बाद में आगे देखो बेटा, सेवंथ एंट्री है, मतलब सेवंथ नंबर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी 90, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये तो ए है सॉरी बेटा, ये है बी 90। इज दैट क्लियर बेटा। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी है, ये आ गया हमारा 8th, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी 70। इज दैट क्लियर बेटा। सेल्स टैक्स 39 है हमारा, सेल्स टैक्स 30, और कस्टम ड्यूटी है 30। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है बेटा। अब इसके बेसिस पर हमें ये हमारे पास देख के बताना बेटा, सेल्स है इसमें, है ना, इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है बेटा। इट मींस हमें प्रोडक्शन मेथड से ही कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर दो अलग अलग फर्मों का नजर आ रहा है बेटा, तो हम इंडिविजुअल दोनों फर्म्स का अलग अलग निकालेंगे और फिर उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे जो भी हमें बोला गया है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में यहाँ पर जीवीएएमपी निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म ए का, निकालेंगे जीवीएएमपी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए बेटा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारे पास होगा बेटा एट मार्केट प्राइस। इसमें से माइनस कर देंगे हम बेटा इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हम माइनस कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। अब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है बेटा, सेल्स होता है। क्या होता है बेटा, सेल्स होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्टली सेल्स दे रखी है 200 बेटा, तो हम उसमें 200 ले लेंगे बेटा। ठीक है, ये हमारी सेल्स हो गई बेटा 200। अब आपको पता है ना, हमें चार चीजें चाहिए बेटा। सेल्स आ गई है बेटा, हमारे पास में कोई एक्सपोर्ट है क्या, नहीं सर कोई एक्सपोर्ट नहीं है, तो हमारी सेल्स में ही एक्सपोर्ट मान लेंगे बेटा कि एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में बेटा दूसरी चीज चाहिए हमें चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो मैं यहां लिख देता हूं, हमें चेंज इन स्टॉक चाहिए, उसके लिए होता है बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को। ठीक है, दूसरी चीज नहीं थी, तीसरी चीज हमारे पास में गिवन है। चौथी चीज अगर हमारे पास होगी तो हम लिखेंगे, नहीं तो उसको जीरो मान लेंगे बेटा।
तो हमारे पास में चौथी चीज क्या हो सकती है बेटा, वो है कि हमारी गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो वो भी हमारे पास में सेल्फ कंजप्शन की कोई चीज हमारे पास में नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? सेल्फ कंजप्शन हमारे पास में है क्या बेटा कि नहीं सर बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास में सेल्फ कंजप्शन नहीं है, तो इसको हमने जीरो मान लिया और ये हमारा ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि ये अभी तक हमारा ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस ये आया है। अब माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, अगर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया है तो बिल्कुल परचेस किया है। सेकंड पॉइंट देखो पढ़ो बेटा, परचेस फ्रॉम बी, हमने परचेस किया है बी से बाय ए लिखा हुआ है ना, तो ए ने परचेस किया है बी से 80 रुपीज का। अब यहां पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि फिक्स एसेट्स परचेस करी है कि रॉ मटेरियल परचेस करा है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होगी तो हम रॉ मटेरियल मानेंगे, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन में उसको लिखा जा सकता है बेटा। तो यहां पर मैंने -80 कर दिया है बेटा। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं बेटा, ये 200 हो गया। चेंज इन स्टॉक मेरे पास में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरे पास में ए का 40 है, -50 है बेटा, ये बंद हो जाएगा, -80 हो जाएगा। 200 और प्लस ब्रैकेट माइनस का 10 -80, ठीक है, 200 प्लस माइनस -10 और ये 80, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, तो देखो यहाँ पर से 200 -10 और -80 हो जाएगा, तो मेरे पास में 110 कितना आ जाएगा बेटा, 110 आ जाएगा मेरे पास में, ये 110 आ गया GVAMP। इज दैट क्लियर बेटा? आ गया मेरे पास में GVAMP। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फर्म बी का भी निकालेंगे GVAMP। फॉर्मूला वही सेम रहेगा बेटा कि ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब हमें सेल्स के लिए 4 चीजें चाहिए होती है बेटा, इसमें भी हमारे पास सेल्स गिवन है डायरेक्टली, देखो लिख रखा है सेल्स बाय बी 400, तो इसमें हो सकता है कि एक्सपोर्ट भी ऐड हो हमारा। उसके बाद में बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक चाहिए सर। चेंज इन स्टॉक के लिए आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, उसमें से माइनस करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में अगर हो तो सेल्फ कंजप्शन वाला आप ले लेंगे, नहीं तो जीरो मान लेंगे, नहीं है वो यहाँ पर जीरो ले लिया बेटा, ये तो हो गया पूरा। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास में है क्या सर, बिल्कुल है सर। परचेस किया है बी ने ए से, कितने का बेटा, 120 का, तो -120 हम लोग कर देंगे। अब इसको सही कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम लोग, ये 400 है, चेंज इन स्टॉक कितना हो गया बेटा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा बी का ये 70 है बेटा, माइनस ओपनिंग है 90, ठीक है, ये तो जीरो है, इसको तो भूल जाओ। अब आप ये करा 120 हो गया, तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक बी का है 70 और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हो गया हमारा 90, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है बेटा, तो यहाँ पर आ गया -20, ठीक है ना। आगे बात समझो बेटा, अब यहाँ पर आप इसको सही कर लो, ये 400 -20, उसके बाद में जीरो छोड़ दो और -120 लगा दो बेटा, तो आपके पास में GVAMP आ गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो 400 में से माइनस करा 20, फिर माइनस करा 120, तो आपके पास में कितना आ गया बेटा, 260 आ गया। कितना आ गया बेटा, ये 260 आ गया। अब अगर दो अलग अलग फर्म नहीं होती ना बेटा, अगर दो अलग अलग फर्म को एक क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं कर रहे होते, तो ये GVA जो मैंने लिख रखा है ना पर GVAMP, यही GDPMP बन जाता बेटा। बट क्योंकि दो अलग अलग फर्म है बेटा, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो GDPMP निकालने के लिए मेरे को GVAMP ऑफ A प्लस GVAMP ऑफ B को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास इसका तो है बेटा 110 और इसका है बेटा मेरे पास में 260, तो मेरे पास में इन दोनों को प्लस करते ही GDP आ जाएगा, क्योंकि सबका प्रोडक्शन मिलाकर ही GDP बनता है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में 110 प्लस 260 है, तो ये हो गया 370, तो GDPMP आपका क्या हो गया बेटा, 370 हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो पहली चीज हमने निकाल ली, हमसे बोला गया था भाई GDPMP निकालो,
हमने देखो जीडीपी एमपी निकाल लिया है, अब एफसी निकालना है बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे, जीडीपी एमपी है, एफसी निकालना है, सॉरी एफसी के लिए आपके पास जीडीपी एमपी है। एमपी को हमें क्या बनाना है, फैक्टर कोस्ट बनाना है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे एनआईटी। अब एनआईटी के लिए आईटी चाहिए और माइनस सब्सिडी चाहिए बेटा। आईटी के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं बेटा, हमारे पास में दो चीजें क्या है, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी है बेटा। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे बेटा, सब्सिडी कुछ है ही नहीं बेटा हमारे पास में, जीरो मान लेंगे तो 60 आ गया। तो हमारे पास में 370 माइनस क्या आ गया बेटा, 60 आ गया। तो हमारे पास में यहाँ पर 310, ये 310 हमारे पास में जीडीपी एफसी आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई बेटा। 310 हमारा क्या आ गया, हमारा जो है जीडीपी एफसी आ गया है। आईटी में हमारे पास में दो ही चीजें गिवन थी बेटा, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी बेटा। उसके अलावा हमारे पास सब्सिडी गिवन नहीं थी तो हमने जीरो मान लिया, मतलब प्रोसीजर पूरा वही सेम ही रखा जो पहले था बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं, आप इसको आउटपुट मेथड बोलो, प्रोडक्ट मेथड बोलो या वैल्यू एडेड मेथड बोलो, इससे हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमारे तीनों मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, बट फिर भी मैं इसके 2 लेक्चर्स और लेकर आने वाला हूं जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सभी मेथड्स के। लास्ट वाले लेक्चर में एक इंक्लूडिंग लूंगा जिसमें हमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से ढूंढकर हमें इनकम को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होगा। और 2-3 जो है उससे पहले वाले लेक्चर में मैं अलग अलग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। तो इसी तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहें। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और उसके बाद में लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।